हेलो एवरीवन, आई एम आफरीन। वेलकम टू ड्रीम जॉब विद तिवारी सर। तो स्वागत है सभी का, सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो सबसे पहले सभी लोग जुड़ जाएं और सेशन को शेयर कर दें। ठीक है, फटाफट से सेशन को शेयर करें सभी जगह। उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, वो करंट अफेयर के क्वेश्चन है और स्टैटिक जीके का। तो स्टैटिक और करंट दोनों के क्वेश्चन हम बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है, आवाज़ आ रही है क्लियर? ओके, ठीक। तो सेशन को शेयर करेंगे फटाफट। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए, ठीक है। तो रेडी हैं सभी लोग करंट अफेयर एंड स्टैटिक के लिए? तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आंसर करेंगे। एक्चुअली इसमें आंसर मिस हो गया है ना? यहाँ पे ए कर लीजिए आप, एक सेकेंड पिन जरा सा। पिन का बहुत इशू है यार। चलो ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए कर लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी, ठीक है। इसमें आपको लिखना है वैभव सूर्यवंशी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है आपका, ये विराट विषय नहीं है, विराट है। ठीक है, विराट कोहली पहला ऑप्शन है, विराट कोहली। दूसरा है यशस्वी जायसवाल। तीसरा है इनमें से कोई नहीं। चौथा है आपका वैभव सूर्यवंशी। तो आंसर करेंगे सभी लोग, आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वैभव सूर्यवंशी। अभी हाल ही में T20 जो आपका IPL हो रहा था, उसमें ये वैभव सूर्यवंशी जो हैं वो किस टीम से संबंधित है? तो इनका संबंध है राजस्थान रॉयल्स। ये राजस्थान रॉयल की तरफ से खेल रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स। और इन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ, इन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ, गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक इतिहास रचा है, जो कि अब तक का भारत में सबसे बड़ा इतिहास है। जो कि इन्होंने 35 बॉल पे 101 रन बना करके इतिहास रचा है। ठीक है, कितने बॉल पे? 35 बॉल पे 101 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, तो शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। इनका संबंध किस राज्य से है? इनका संबंध बिहार से है। ये कहाँ के हैं? बिहार के हैं। और इनकी उम्र की अगर आप बात करोगे ना, एज, तो किसी भी चीज़ को करने में एज मैटर नहीं करता ना, ये बात सही है। ये इनकी एज क्या है? ये मात्र 14, जब इन्होंने ये इतिहास रचा है ना, ये मात्र 14 वर्ष 32 दिन। ठीक है, मात्र 14 वर्ष 32 दिन इनकी उम्र थी उस टाइम। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें? तो किसके खिलाफ इन्होंने इतने रन्स बनाए हैं? गुजरात टाइटंस और IPL में बनाए हैं इन्होंने, IPL 2025। क्लियर है चीज़ें? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, चीज़ें क्लियर है ना? पिन सही है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि दिख नहीं रहा है या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है? ओके, आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत का पहला तैरता स्नान घाट कहाँ बनाया गया? थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिएगा, है ना, हम समझ पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला तैरता स्नान घाट कहाँ बनाया गया है? तो आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन है मिजोरम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है अयोध्या उत्तर प्रदेश, चौथा है वाराणसी। तो बताइए, आंसर करिएगा फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? तो भारत का पहला, अच्छा एक और है तैरता राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। जो भारत का पहला तैरता राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, उसका बताइएगा। पहला
तैरता राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या। ठीक है, अयोध्या उत्तर प्रदेश। यहाँ पर तैरता स्नान घाट बनाया गया है। इसकी क्षमता कितनी है? इसमें कुल 300 जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर सकते हैं। ठीक है, 300 श्रद्धालु इसमें स्नान करते हैं। और जो ये स्नान कुंड है ना, वो बिल्कुल नदी पे तैरता हुआ। और ये किस नदी पर बनाया गया है? तो सरयू नदी पर। आपको याद रखना है किस नदी पर बनाया गया है? सरयू नदी पर। किस नदी पर बनाया गया है? सरयू नदी पर बनाया गया है। और 300 श्रद्धालु इसमें स्नान कर सकते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा, पेन का थोड़ा सा इशू हो रहा है। ठीक है, ओके। तो इसमें कुल क्षमता इसकी कितनी है? तो 300। 300 श्रद्धालु एक साथ इसमें क्या कर सकते हैं? स्नान कर सकते हैं। और ये स्नान कुंड क्या होगा? पानी में तैरता हुआ होगा। ठीक है, ये स्नान कुंड पानी में तैरता हुआ होगा। और ये किस नदी पर बनाया गया है? तो सरयू नदी पर। सरयू नदी पर। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, साथ ही और नदियों के बताइएगा आप। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट आंसर करेंगे, बताइएगा। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन सिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी। क्लियर है चीजें? आंसर इसका क्या होगा? उत्तर प्रदेश अयोध्या। ठीक है, स्नान कुंड कहाँ पर बनाया गया है? उत्तर प्रदेश अयोध्या में बनाया गया है। और इसमें कुल जो क्षमता है वो उसकी 300 श्रद्धालुओं की होगी। और ये सरयू नदी पे बनाया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लियर है ना सभी को? एक बार थम्स अप करेंगे अगर चीज़ें क्लियर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। अवनी राव बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल सही दे रहे हो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन क्या है? आंसर करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, आंसर करेंगे। आंसर करिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विझिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय है ना, तो आप थोड़ा सा समझिएगा, कोऑपरेट करके चलेंगे। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विझिंजाम। आंसर करिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, केरल, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो कहाँ पर किया गया है? केरल में किया गया है। ठीक है, केरल में किया गया है ये बंदरगाह का उद्घाटन। कुछ बंदरगाह के मैं नाम लिखूंगी, आपको आंसर देना है फटाफट। कांडला बंदरगाह बताएंगे कहाँ पर है? कोचीन बंदरगाह है ना, आंसर करिएगा। इसमें जो कुल लागत आई है ना, वो कुल लागत कितनी है? 18,000 करोड़ की। 18,000 करोड़ की इसकी कुल लागत है। ठीक है, इस बंदरगाह की।
क्लियर है चीज़ें? आंसर करेंगे फटाफट से। केरल केरल केरल, हाँ कांडला केरल में नहीं है। कांडला कहाँ पे है? कांडला बंदरगाह गुजरात में है, ठीक है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में है। कोचीन कहाँ पर है? केरल में है, ठीक। तो सही है, क्लियर है चीज़ें? ओके, आंसर कर, हाँ बिल्कुल ठीक है। इसकी कुल लागत कितनी है? तो 18,000 करोड़ में इसकी पूरी लागत आई है। और इस अंतरराष्ट्रीय जो बंदरगाह है इसका उद्घाटन कहाँ पर होगा? तो ये केरल में होगा, ठीक है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 46वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता की है, बताइए किसने की है? आंसर करेंगे फटाफट, कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो हाल ही में 46वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की है? राजनाथ सिंह ने की है, नितिन गडकरी ने की है। आंसर करेंगे, नितिन गडकरी ने की है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, अमित शाह जी ने की है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में आना चाहिए आंसर। क्लियर नहीं दिख रहा है राज मेहरा जी? क्लियर नहीं दिख रहा है चीज़ें? क्यों भाई, क्यों क्लियर नहीं दिख रहा है? क्या इशू आ रहा है? क्या क्लियर नहीं दिख रहा है बताइए? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। एक बार थम्स अप करेंगे अगर क्लियर चीज़ें दिख रही है तो। चीज़ें क्लियर दिख रही हैं कि नहीं बताइए? इसका आंसर क्या होगा? हाल ही में 46वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की है? श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, ठीक है। किसने की है? नरेंद्र मोदी जी ने की है। ओके, इसमें 8 प्रकार की जो परियोजनाएं हैं ना, निवेश परियोजनाएं हैं, उस पर बात की गई है, जिसमें 3 सड़क परियोजनाएं हैं। 3 सड़क परियोजनाओं पर बात की गई है। 3 किस पे की गई है? सड़क परियोजनाओं पर बात की गई है, प्लस रेल और बंदरगाह पर बात की गई है। रेल और बंदरगाह परियोजना पे बात की गई है, ठीक है। अब दिख रही हैं चीज़ें? क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको क्लियर? बताइएगा, क्वेश्चन क्लियर दिख रहे हैं अब? ठीक है, तो आंसर करिएगा इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन आंसर इसका हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो इसमें कुल 8 परियोजनाओं के बारे में बात की गई है, जिसमें से 3 सड़क परियोजनाएं हैं, रेल परियोजनाएं हैं और बंदरगाह परियोजनाएं हैं, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं अमित शाह इस समय कौन सा मंत्रालय देख रहे हैं? तो ये गृह मंत्रालय, ठीक है। कौन सा मंत्रालय देख रहे हैं? गृह मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। अरे भाई, चलिए क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2025 कब मनाया गया? आंसर करेंगे कि श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो
पता है आपको श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है या फिर 1 मई को, 3 मई को, 30 अप्रैल को? आंसर करेंगे कब मनाया जाता है श्रमिक दिवस। तो श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी श्रमिक होते हैं उनकी जो भी उपलब्धियां हैं, उनके अधिकारों को क्या किया जाता है? सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई। अब बताइएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हमने कल डिस्कस किए थे ना यार, काफ़ी डेज हमने कल डिस्कस किए थे, है ना? तो आज कुछ नए डेज हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, आंसर करिएगा। क्या आंसर कर रहे हैं आप? कंज्यूमर डे 24 दिसंबर। चलिए ठीक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। बताइएगा उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस? हाँ, 8 मार्च को मनाया जाता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछ रही हूँ मैं आपसे। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे। चलिए ठीक है, 15 मार्च। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अगर राष्ट्रीय महिला दिवस आपसे पूछता है तो क्या आंसर करेंगे? राष्ट्रीय महिला दिवस का अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या कहेंगे? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी। ठीक है, ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये सरोजिनी नायडू जी के, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी और पूरे भारत की भी पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, ओके, क्लियर है चीज़ें इतनी? आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 मई श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, श्रमिकों को सम्मानित किया जाता है इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामकृष्ण दिवस कब मनाया गया? फटाफट आंसर करेंगे। रामकृष्ण मिशन, हाल ही में रामकृष्ण स्थापना दिवस कब मनाया गया और इसकी स्थापना किसने की थी? फटाफट आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन है 30 अप्रैल, दूसरा है 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 1 मई। क्या होगा इसका आंसर? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, तो किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ठीक, स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। और किसकी याद में किया था? इनके गुरु थे परमहंस। ठीक है, इनके गुरु थे परमहंस, उन्हीं की याद में इन्होंने ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब किया था? 1897 में। ठीक है, और कहाँ पे किया था? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर किया था? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में किया था। क्लियर है चीजें? आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1 मई। क्या हो जाएगा? 1 मई 1897 में इन्होंने, किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है,
तो दिवस इसका कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस तो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक, क्लियर है? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा, आंसर करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने, हाँ ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है, केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय जनगणना में, हाँ अंतर्राष्ट्रीय क्या लिख दिया है, चलो, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनगणना में किसे शामिल किया है, किसे शामिल करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अभी बहुत चर्चे में भी है ये क्वेश्चन और करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर करेंगे। आंसर क्या होगा? पहला है आर्थिक स्थिति सर्वेक्षण, बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर है ना, बहुत ज़्यादा है। आर्थिक स्थिति सर्वेक्षण, जातीय जनगणना, धर्म आधारित जनगणना, ये क्या लिख गया है, चलो जो भी है, आंसर इसका क्या होगा? तो अभी हाल ही में चर्चा चल रही है ना कि जाति आधारित जनगणना होगी, केंद्र सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? जाति आधारित जनगणना। ठीक है, क्या आंसर होगा? जाति आधारित जनगणना। आंसर करेंगे आप लोग फटाफट। थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर है, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे चीज़ों को, बाकी कल से ये चीज़ें इंप्रूव की जाएंगी बिल्कुल। ठीक है, कल से बिल्कुल जो फर्स्ट डे हमारा जो भी जैसा था है ना क्वेश्चन, वैसा हम रखने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर है ना, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्लो टूट जाता है, उससे क्या होता है। ठीक है, बाकी आंसर करेंगे सभी लोग। राज मेहरा बी करेक्ट आंसर है। ओके, बिहार और आंध्र, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जातीय जनगणना। अच्छा, पहली बार जातीय जनगणना कब किया गया था? पहली बार का नहीं, लास्ट टाइम कब किया गया था? तो लास्ट टाइम ब्रिटिशर्स के द्वारा कब किया गया था? 1931 में किया गया था लास्ट बार जो जातीय जनगणना की गई थी। ठीक है, भारत में। और स्वतंत्रता के बाद जाति जो जनगणना हुई थी, जातीय जनगणना तो नहीं हुई थी, वो उसमें सिर्फ SC ST का जो डाटा था वो निकाला गया था। ठीक है, SC ST का जो डाटा था वो निकाला गया था स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद जो जनगणना हुई है उसमें SC और ST का जो डाटा है वो निकाला गया था। ठीक है, जाति आधारित जो डाटा निकाला गया था वो SC ST का सिर्फ निकाला गया था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जातीय जनगणना। अच्छा, 2011 का जो जनगणना है, इसकी जो थीम है वो क्या है? 2011 की जनगणना है, उसकी थीम क्या है? तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये क्या है? 2011 की जो जनगणना है उसकी थीम है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। बताइए, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? आंसर करेंगे। सर्वाधिक 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य बताइए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? उसके बाद सबसे कम, सबसे न्यूनतम जो है लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? फटाफट आंसर करेंगे। अगर जिले की बात की जाए, इसी में अगर आप जिले की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट भी आपको इसी में साथ में ऐड करना है। ठीक है, पहले तो राज्य, उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट भी ऐड करना है। बताइए, कोई लिख रहा है चीन राज्य। भाई चीन राज्य क्या हो गया है? कुछ भी आंसर कर रहे हो? चलो, हरियाणा, केरल। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो केरल राज्य का है। और अगर जिले की मैं बात करूं कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है ना, उत्तर प्रदेश में, तो वो जौनपुर। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात, न्यूनतम, सबसे कम की बात की जाए क्या आ जाएगा? हरियाणा। क्लियर है चीजें? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जातीय जनगणना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बोडोफा अंतर्राष्ट्रीय
अरे हम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या हो गया है इस क्वेश्चन को। चलिए आंसर करिएगा। बोडोफा दीननाथ ब्रह्म, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा आप। आंसर करिएगा फटाफट। हाल ही में बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण, ठीक है, बोडोफा उपेंद्रनाथ प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? उपेंद्रनाथ प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो बताइएगा कहाँ पर किया गया है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करेंगे। हाल ही में बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? आंसर इसका हो जाएगा क्या? गुवाहाटी होगा, या फिर नई दिल्ली, या फिर इम्फाल, या फिर असम? क्या आंसर होगा बताइएगा। आंसर करेंगे फटाफट। असम, लोग आंसर कर रहे हैं असम। क्वेश्चन चेंज कर दिया आपने क्या? नहीं नहीं, क्वेश्चन कहाँ चेंज कर दिया? 8 नंबर क्वेश्चन है, इसके पहले हमने 7 किया है ना, ठीक है। गुवाहाटी असम। चलो आंसर इसका क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है? अनावरण इसका कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली, ठीक है। अच्छा, एनसीआर में कुल कितने जिले शामिल हैं? एनसीआर में कुल कितने जिले हैं? कुल कितने जिले हैं? फटाफट आंसर करेंगे। एनसीआर में कुल कितने जिले हैं? फटाफट आंसर करेंगे। एनसीआर में कुल कितने जिले हैं? एनसीआर में कुल कितने जिले शामिल किए गए हैं? फटाफट से आंसर करिएगा। आंसर नहीं आ रहे हैं क्या आप लोगों के? है ना, आंसर नहीं आ रहे हैं। चलिए, तो एनसीआर में कुल कितने जिले शामिल हैं? तो 8 जिले शामिल हैं एनसीआर में, ठीक है। कुल 28 राज्य हैं। राज्य की मैं बात करूं, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देके निकलना है आपको, है ना। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करना है कुछ, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन है। हर 6 मंथ में आपको करंट चेंज होता है ना, पढ़ना होता है, रिवीजन करना होता है। तो फिर बिल्कुल आपको ऐसा पढ़ना है कि चीज़ें याद रहें। चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। चलिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आप सभी को? क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश में जंगल में लगी आग के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है? राष्ट्रीय आपात है ये, ठीक है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा कहाँ पर की गई है और कहाँ पर आग लगी है बताइए? राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? पहला ऑप्शन है आपका ब्राजील, दूसरा है आपका, ओफो एक सेकेंड में बहुत ज़्यादा, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। किस देश में जंगल में लगी आग के कारण राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है? आंसर देंगे फटाफट। ब्राजील, ब्राजील नहीं, ब्राजील आंसर तो नहीं है आपका। करंट अफेयर जीएस में तो आप अच्छा कर रहे थे। जीएस में कल मैंने देखा, जीएस के क्वेश्चन मैं कराई हूँ, तो जीएस में आप बढ़िया कर रहे थे। जीएस में आपके हर क्वेश्चन के अच्छे आंसर आ रहे थे, है ना, एग्जैक्ट आंसर आ रहे थे। लेकिन आज बिल्कुल ही उल्टा सीधा आंसर दे रहे हैं, है ना, कुछ का कुछ दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल करंट पे आपका कमाल, ये बिल्कुल डे वाइज करंट नहीं है आपके, है ना। 2 से 3, 5 मई के
अंदर का करंट है ये 1 से 5 मई का, ठीक है। तो आंसर थोड़ा सा करंट पे भी काम करिए, क्योंकि ज़रूरी है ना, आपको सारे जीएस के साथ साथ करंट पे भी थोड़ा सा कमांड होना चाहिए। डेली करंट आप लगता है पढ़ते नहीं हैं, है ना। डेली करंट अफेयर का भी हम क्या करते हैं ना कि इसमें जो करंट हम रखेंगे अब ना, वो डेली बेसिस वाले रखेंगे, है ना, ताकि करंट अफेयर पे भी आपकी थोड़ी सी अच्छी कमांड हो जाए। और वीकली रिवीजन कर लेंगे तो बढ़िया तैयार हो जाएगा करंट। ऐसे तो मुझे लग रहा है कुछ भी बोल रहे हैं आप लोग। यूक्रेन, ब्राज़ील, हाँ सारे बोल दो, सारे ऑप्शन, ब्राज़ील, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, सारे कर दो, कोई बचेगा ही नहीं ऑप्शन ही, ठीक है। चलो तो आपको आंसर करना है, पहला है ब्राज़ील, दूसरा है यूक्रेन, इजराइल, ईरान। बताइए क्या आंसर होगा, आंसर क्या होगा इसका। ब्राज़ील की कैपिटल बताइए फटाफट, ब्राज़ील की कैपिटल बताइए, राजधानी क्या है ब्राज़ील की, ब्राज़ील की राजधानी बताइए। नॉट क्लियर बता रहे हैं, नॉट क्लियर। इसराइल, ठीक है, चलिए आंसर इसका हो जाएगा इजराइल, ठीक है। क्या हो जाएगा, इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है, इजराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम। इजराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम। इसकी संसद का क्या नाम है, फटाफट आंसर करेंगे। इजराइल की संसद का क्या नाम है, फटाफट आंसर करेंगे। इजराइल की संसद का क्या नाम है, नेसेट, ठीक है। इजराइल की संसद का क्या नाम है, नेसेट। ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इजराइल। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न है हमारा, दसवां क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दसवें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है क्या, दसवें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अमेरिका ने किस देश के साथ खनिज, होगा ये, ठीक है। अमेरिका ने किस देश के साथ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किया है, अमेरिका ने किस देश के साथ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो पहला ऑप्शन है, इसमें क्या क्या लिख दिया गया है भैया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यहाँ लिख लीजिए आप यूक्रेन, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा, अमेरिका ने किसके साथ खनिज समझौता किया है, तो आंसर देंगे, स्पेलिंग ही रॉन्ग है, हाँ बिल्कुल कह रहे हैं आप, थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर बहुत ज़्यादा है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में ही, है ना। कल से इस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट करेंगे, है ना। क्वेश्चन बिल्कुल ही आज फ्लो बिल्कुल बिगड़ गया है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, है ना, काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई हैं क्वेश्चन की ग्रामेटिकल एरर के कारण। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फटाफट आप आंसर करेंगे, ठीक है, आंसर करेंगे। करंट का क्वेश्चन है, फटाफट करके निकलना है हमें, बाकी जीएस में अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखेंगे। तो अमेरिका ने किस देश के साथ खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन की जो राजधानी है क्या है, कीव है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, चीन की क्या है, बीजिंग है। मुद्रा इसकी क्या है, रेमेनवी है, रेमेनवी है। ऑस्ट्रेलिया की क्या है, कैनबरा, ठीक है। ओके, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
हाल ही में सिग्मो जात्रा त्योहार कहाँ मनाया गया है? बताइए सिग्मो जात्रा त्योहार कहाँ पर मनाया गया? सिग्मो जात्रा त्योहार कहाँ पर मनाया गया? फटाफट आंसर करेंगे। हाँ, यूक्रेन नहीं है ऑप्शन में, यूक्रेन एक्चुअली ऐड नहीं हो पाया है ना, जिन्होंने जिस टाइपिस्ट ने हमारा क्वेश्चन बनाया है उन्होंने ऐड नहीं किया है, ऑप्शन उसमें था। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं उसमें आंसर था, यूक्रेन ऑप्शन था, बट ऐड नहीं हो पाया। तो कह तो रही हूँ आज बहुत ज़्यादा एरर है, थोड़ा सा आप, मैंने लिख दिया ना नीचे ऑप्शन नंबर डी बना के, तो आप यूक्रेन ऐड कर लो उसमें। ठीक है, ओके। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सिग्मो जात्रा त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो सिग्मो जात्रा त्योहार कहाँ मनाया गया है बताइएगा। पहला है आपका केरल, दूसरा आंसर है आपका गोवा, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक, तो क्या आंसर होगा? फटाफट आंसर करेंगे। आंसर इसका हो जाएगा गोवा। अच्छा, सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? सिग्मो फेस्टिवल, सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? ठीक है, सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो गोवा में। लोसर महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? लोसर और लोसांग, लोसर और लोसांग दोनों ही बताएंगे। ठीक, गरबा कहाँ का नृत्य है? डांडिया कहाँ का नृत्य है? आंसर करेंगे फटाफट, आंसर करेंगे। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है और लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है, लोसर कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख में। ठीक है, लोसर कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। लोसांग सिक्किम में। ठीक है, लोसर और लोसांग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है आपसे ये फेस्टिवल के बारे में। तो लोसांग कहाँ का है? सिक्किम का है। ठीक है, गरबा गुजरात, गरबा कहाँ का नृत्य है? गुजरात का है। डांडिया कहाँ का है? ये भी गुजरात का है। साथ में कालबेलिया भी है, कालबेलिया भी कहाँ का है? तो गुजरात का है। क्लियर है चीज़ें? आंसर इसका क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। केरल की कुछ चीज़ें हैं, है ना, केरल में लिंगानुपात आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, प्लस आपका जो मोहिनी अट्टम नृत्य है, मोहिनी अट्टम। अच्छा, केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ से दो शास्त्रीय नृत्य निकल के आते हैं। ठीक है, एक तो आपका मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम। ठीक, आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में विशु फेस्टिवल मनाया जाता है। विशु फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, विशु फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। क्लियर है? ओके, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। विशु तो असम का था, किस कौन कह रहा है विशु असम का था? विशु महाराष्ट्र से संबंधित है, थोड़ा सा पढ़ो, है ना। विशु का जो संबंध है वो महाराष्ट्र से है। गुड़ी पाड़वा, विशु, इनका संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र है। ओके, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एंथनी एल्बनीज हाल ही में एंथनी एल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? आंसर करिएगा। एंथनी एल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? बताइए। एंथनी एल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? फटाफट से आंसर करेंगे, बताइए। एंथनी एल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है। चलिए, तीन ही इसमें ऑप्शन ऐड है, तो किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ठीक है, यूएसए आंसर कर रहे हैं कुछ लोग। यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? बताइए, यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? हाँ, डोनाल्ड ट्रंप है ना, तो आप यूएसए क्यों लिख रहे हो? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। हाँ, अब ये आ गया है आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। ठीक है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन का फटाफट से रिप्लाई करेंगे आप लोग, फटाफट आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे।
ओहो। क्वेश्चन इधर उधर हो गया है। चलो, मयूरभंज छऊ किस राज्य का नृत्य है? आंसर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है क्या ये? हाँ ठीक है। आंसर करिएगा। मयूरभंज छऊ किस राज्य का मूल नृत्य है? तो मयूरभंज छऊ, तो छऊ क्या है, शास्त्रीय नृत्य में तो शामिल नहीं है, इसे अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। किसे? छऊ को। ठीक है, छऊ को क्या कहा जाता है? अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। छऊ को क्या कहा जाता है? अर्धशास्त्रीय नृत्य। इसे अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। अच्छा, शास्त्रीय नृत्य का जो वर्णन है वो हमें कहाँ से मिलता है? शास्त्रीय नृत्य का वर्णन कहाँ से प्राप्त होता है? हमें कहाँ से सुनने को मिलता है शास्त्रीय नृत्यों के बारे में? आंसर करेंगे। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। ये 3 प्रकार के छऊ होते हैं। ठीक है, पहला है आपका मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ, पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ। मयूरभंज छऊ कहाँ का है? 3 छऊ कौन कौन से हैं? मयूरभंज छऊ, पुरुलिया छऊ, एक छऊ और आपका है। कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। 3 छऊ कौन सा है बताइएगा? पुरुलिया छऊ है। मयूरभंज छऊ कहाँ का है? उड़ीसा का है। मयूरभंज छऊ कहाँ का है? उड़ीसा का है। पुरुलिया कहाँ का है? झारखंड का है। एक है आपका झारखंड का है। ठीक है, आपसे मैंने एक क्वेश्चन किया था कि शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी जो है वो कहाँ से मिलती है? वो जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? नाट्य शास्त्र। शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? नाट्य शास्त्र से मिलती है। कहाँ से मिलती है? नाट्य शास्त्र से। और नाट्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? पंचम वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचम वेद कहा जाता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि पंचम वेद किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को। ठीक है, कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? कुल शास्त्रीय नृत्यों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 8। कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, ओके, कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? उड़ीसा। हाँ, तीसरा है आपका सराय केला छऊ। ठीक है, सराय केला छऊ। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ सिद्धि धमाल नृत्य जुड़ा हुआ है? केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ। ठीक, तो आंसर करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के साथ सिद्धि धमाल नृत्य जुड़ा हुआ है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहला है अंडमान और निकोबार, पहला है अंडमान और निकोबार, दूसरा है गुजरात, तीसरा है लद्दाख, चौथा है आपका नागालैंड। तो बताइए क्या आंसर होगा? आंसर इसका होगा गुजरात। गुजरात में कौन सा डांस होता है? गरबा होता है, डांडिया होता है। ठीक है, डांडिया होता है। लद्दाख में महोत्सव कौन सा मनाया जाता है? लोसर महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड में एक बहुत ही फेमस है मकर विलक्कू। मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक, आंसर इसका क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? रेंगमा मुख्य रूप से कहाँ का लोक नृत्य है? बताइए, रेंगमा कहाँ का
नृत्य है? फटाफट से आंसर करेंगे। आंसर करेंगे फटाफट। रेंगमा कहाँ का नृत्य है? रेंगमा कहाँ मनाया जाता है मुख्य रूप से? कहाँ का लोक नृत्य है? चलिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को? रेंगमा मुख्य रूप से कहाँ का लोक नृत्य है बताइएगा। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है नागालैंड, चौथा है राजस्थान। क्या आंसर होगा? फटाफट आंसर देंगे। आंसर क्या होगा? नागालैंड। नागालैंड। हाँ, बोर्ड को क्या हो गया है एक्चुअली, वो थोड़ा सा उसको है ना बड़ा करने में, क्वेश्चन ऐसे दिखता नहीं है छोटे पे, है ना, बड़ा करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। बाकी ठीक है, कल से देखेंगे सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी, है ना। आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, कोऑपरेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? रेंगमा मुख्य रूप से कहाँ का लोक नृत्य है बताइए फटाफट। रेंगमा कहाँ पे मनाया जाता है? क्या बिहार में मनाया जाता है, या फिर पश्चिम बंगाल, या फिर नागालैंड, या फिर राजस्थान? तो ये कहाँ का है? नागालैंड का है, ठीक है। कहाँ का है? नागालैंड का है। नागालैंड में और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि यहाँ के त्यौहार हैं, यहाँ के उत्सव है, यहाँ पे जो नृत्य है, फटाफट बताएंगे, बताइए बताइए फटाफट। नागालैंड से संबंधित कुछ चीज़ें जो फेमस हैं, आंसर देंगे फटाफट से। हाँ, हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है, बहुत फेमस है यहाँ का हॉर्नबिल महोत्सव। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है। आंसर करते हुए चलेंगे फटाफट। मैं तो बहुत, चलो भाई आंसर करो। बताइए, क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल में से, इसमें से किस लोक नृत्य में से, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ चलिए, ये क्या हो गया? क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के इनमें से किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुत के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? तो बताइए क्या आंसर होगा इसमें हमारा। पहला है जवार, दूसरा है बिहू, कालबेलिया, नाटी। तो नाटी कहाँ का है वैसे, ये कहाँ का नृत्य है? तो ये हिमाचल का नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। नाटी जो नृत्य है ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। कालबेलिया कहाँ का नृत्य है? तो ये गुजरात का है, ठीक है। बिहू कहाँ का है? असम का है। जवार कहाँ का है? तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। जवार कहाँ पर मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा? नाटी। नाटी, हाँ ठीक है, ओके, राइट आंसर है इसका नाटी, ठीक है। बिहू कहाँ का है? तो असम का है, काफ़ी जो है फेमस है बिहू। उसके बाद पोंगल भी यहाँ पे मनाया जाता है ना। पोंगल तो तमिलनाडु का है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु, ठीक है। नाटी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। कालबेलिया गुजरात, ठीक है। घूमर कहाँ का है? आंसर करेंगे, घूमर जो नृत्य होता है वो कहाँ का है? घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। डांडिया, अभी मैंने बताया था आपको, डांडिया कहाँ से संबंधित है? गुजरात से। गरबा कहाँ से संबंधित है? गुजरात से, ठीक। फटाफट आंसर देते हुए चलेंगे और रिवीजन करते हुए चलेंगे। ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? जब तक कि मैं इसको पूरे बोर्ड पे फुल करूंगी ना, आपको आंसर दे देना है फटाफट।
ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक, कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो सत्रिय कहाँ का है, ये असम का है। सत्रिय कहाँ का है, ये असम का है। मोहिनी अट्टम केरल का है। कथकली कहाँ का है, केरल का है। कथक कहाँ का है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कथक कहाँ का है, क्या आंसर करेंगे बताइए। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, दक्षिण भारत का पूछा है तो सत्रिय कहाँ पड़ता है आपका, असम में पड़ता है। और असम कहाँ पड़ता है, कहाँ लोकेटेड है असम। अगर असम की बात की जाए तो असम कहाँ लोकेटेड है, असम कहाँ लोकेटेड है बताइए। असम इसके आसपास है ना, यहाँ पे है असम। तो असम कहाँ, उत्तर पूर्व भारत में आता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में असम आता है, तो ये दक्षिण भारत में नहीं आता, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपको मैप पता है ना, अगर आपको मैप की चीज़ें मैप के थ्रू अगर चीज़ें आपकी क्लियर है ना, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और प्रॉपर इसका आंसर भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, असम। सत्रिय कहाँ का है, असम का है। मोहिनी अट्टम केरल, कथकली केरल। कथक कहाँ का है, मैंने पूछा था कथक कहाँ का है, कथक है उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहाँ का है, उत्तर प्रदेश। ठीक, ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो बताइए किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र के महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। आंसर करेंगे, इसकी शुरुआत कब हुई है, दादा साहब फाल्के अवार्ड की जो शुरुआत है वो कब हुई है बताइए। दादा साहब फाल्के अवार्ड की जो शुरुआत हुई है वो कब हुई है, पहली बार किसे दिया गया है। आंसर करेंगे फटाफट, और जो क्वेश्चन है इसका आंसर करेंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है बताइए। साहित्य के लिए दिया जाता है, या फिर फिल्म के लिए दिया जाता है, या फिर खेल के लिए दिया जाता है, या फिर पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, पत्रकारिता में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, पुलित्जर। पुलित्जर पुरस्कार किसमें किया जाता है, पत्रकारिता में दिया जाता है। खेल से संबंधित पुरस्कार हैं अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब का संबंध किससे है, इन सब का तो खेल से संबंधित है। फिल्म से संबंधित है कौन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है इसका संबंध किससे है, फिल्म से है। ठीक है, साहित्य से संबंधित पुरस्कार कौन कौन से हैं, कौन से पुरस्कार हैं जो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं बताइएगा। कौन से पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान है ना, ये सब किस में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, फिल्म से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से में दिया जाता है, तो फिल्म में दिया जाता है। पहली फिल्म कब बनी थी बताइए, पहली जो फिल्म है वो कब बनी थी, तो 1913 में जो बनी थी, हरिश्चंद्र मूवी बनी थी, है ना। 1913 में हरिश्चंद्र मूवी बनी थी, 1913 में हरिश्चंद्र मूवी बनी थी, आपको याद रखना है, जो कि पहली मूवी थी। ठीक है, ओके, क्लियर है इतनी चीज़ें, है ना, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है, दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब से हुई है,
आंसर करेंगे फटाफट। दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत कब से हुई? हाँ, 1913 में पहली मूवी बनी थी, क्लियर है वो चीज़ें। दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में बताइएगा। 1969। हाँ बिल्कुल, स्वागत, बिल्कुल राइट आंसर है 1969। ठीक है, 1969, ठीक है, आंसर इसका होगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यास सम्मान एक साहित्यिक पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? तो बताइए, व्यास सम्मान पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था? व्यास सम्मान पहली बार किस वर्ष दिया गया था? आंसर करेंगे सभी लोग, सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट। व्यास सम्मान साहित्यिक पुरस्कार है जो कि पहली बार किस वर्ष दिया गया था, और ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ठीक है, 22 भाषाओं में दिया जाता है ये साहित्यिक पुरस्कार। और ठीक, और सबसे पहले कब दिया गया था? तो 1990 में दिया गया था, या फिर 1990 में दिया गया था, या फिर 89 में, या 99 में, या फिर 91 में? बताइए आंसर करेंगे कब दिया गया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी, 1991 में सबसे पहले व्यास सम्मान दिया गया था। ठीक है, और सबसे पहले किसे दिया गया था? ठीक, सबसे पहले किसे दिया गया था? आंसर करेंगे फटाफट। आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, आंसर नहीं कर रहे हैं, बताइए सबसे पहले किसे दिया गया था व्यास सम्मान? बिल्कुल कमेंट नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों का? आंसर करेंगे फटाफट। चलिए ठीक है, तो व्यास सम्मान कब दिया गया था? तो 1991 में। और ये इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, वो बिड़ला जो फाउंडेशन है, बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर है चीज़ें? ओके, आगे बढ़ते हैं। डी, हाँ डी आंसर सही है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? तो बताइए कौन चित्रकार नहीं है इनमें से? जामिनी राय, रुक्मणी देवी, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस। बताइए इनमें से कौन चित्रकार नहीं है? आंसर करेंगे। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है सारा, है ना? फटाफट आपको आंसर करना है। फटाफट आपको आंसर करना है। क्या आंसर होगा बताइए, आंसर क्या होगा? कौन चित्रकार नहीं है बताइए? जैमिनी राय चित्रकार हैं, अमृता शेरगिल ये भी चित्रकार हैं, नंदलाल बोस ये भी चित्रकार हैं, रुक्मणी देवी क्या हैं? ये एक कलाकार हैं। किसकी? डांस नर्तकी हैं। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुण डेल इनका नाम है, और ये भरतनाट्यम नृत्य है उससे संबंधित है। भरतनाट्यम जो नृत्य है ये किससे संबंधित है? भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित। भरतनाट्यम नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। इसे क्या कहा जाता है? इसे सादर नृत्य भी कहा जाता है, और ये सबसे पुराना नृत्य है, सबसे पुराना लोक नृत्य है। सबसे ओल्डेस्ट अगर आपसे पूछेगा, सबसे पुराना जो नृत्य अगर आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? रुक्मणी देवी अरुण डेल। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया जा चुका है ना? आंसर करेंगे आप कि इन्हें कब दिया गया था पद्म विभूषण? चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नवरोज त्योहार किस समुदाय द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? बताइए नवरोज किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? बौद्ध, जैन, सिख, पारसी। आंसर करेंगे इसका, क्या आंसर होगा? नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? पारसी से संबंधित है, बौद्ध से, या फिर जैन, या फिर सिख? सिख धर्म में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? वैसाखी। वैसाखी कहाँ मनाया, किस धर्म द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो सिख धर्म द्वारा। ठीक है, ओके, आंसर आ रहा है सभी का? पारसी धर्म। आंसर इसका क्या हो जाएगा? पारसी धर्म। नवरोज त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? पारसी धर्म। ठीक है, ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा?
इसमें आपको मिलाना है, ठीक है। कई आंसर है और अच्छा क्वेश्चन है ना। ओके, तो विशु कहाँ का त्यौहार है बताइए। अलग अलग नामों से जो है नया साल सेलिब्रेट किया जाता है। जो नया साल, जैसे हम नए साल को कुछ और कहते होंगे, अलग समुदाय वाले कुछ और करते होंगे, या फिर अलग राज्य वाले कुछ और नाम से इसे सेलिब्रेट करते होंगे। तो बस नए साल को किस किस नाम से किस किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है उसी का वर्णन है, ठीक है। तो बताइएगा विशु कहाँ का है, विशु कहाँ का है, विशु कहाँ सेलिब्रेट होता है। तो विशु महाराष्ट्र, विशु कहाँ सेलिब्रेट होता है तो महाराष्ट्र। गुड़ी पड़वा गलत हो गया है ना, विशु तो केरल का है आई थिंक, हाँ केरल का है, सही कह रहे थे है ना। एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है पीछे हमारा, जो कि विशु केरल का है, ठीक, विशु केरल का है ना, ठीक है। विशु कहाँ का है, केरल का है। गुड़ी पड़वा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। पोइला बैसाख कहाँ का है, ये पश्चिम बंगाल का है। पुरंडू कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है, ठीक है। और विशु केरल का है, ठीक है। आंसर आप एक ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा, विशु कहाँ का त्यौहार है तो ये केरल का त्यौहार है, ठीक है। आपको याद रखना है कि विशु कहाँ का है, केरल का है, महाराष्ट्र का नहीं है। हमने बीच में हो जाता है कन्फ्यूजन है ना, बीच में हमने विशु बोल दिया था कि महाराष्ट्र का है, जबकि ये महाराष्ट्र का नहीं है, विशु केरल का है, ठीक है। ओके, तो इसका क्या आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो विशु कहाँ का है, केरल का है। पुरंडू आपके तमिलनाडु हो जाएगा। गुड़ी पड़वा हो जाएगा महाराष्ट्र। पोइली बैसाख हो जाएगा कहाँ, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। पहले भारतीय कौन है, आंसर करेंगे फटाफट से, फटाफट आंसर देके, फटाफट आंसर देते हुए चलिए। तो भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है बताइए। लक्ष्मीकांत, ओफो, लक्ष्मीकांत, या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा, हरिभाई पटेल, या फिर सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो बताइए आंसर कौन सा होगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर होंगे, ठीक है। अच्छा, सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, भारत में सिविल सेवा के जन्मदाता किसे कहा जाता है, आंसर करेंगे। किस वायसराय को कहा जाता है सिविल सेवा के जन्मदाता। तो वायसराय कौन सा है बताइए, कौन से वायसराय हैं जिन्हें सिविल सेवा के जन्मदाता के रूप में माना जाता है। तो कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, इन्हें पुलिस, इन्होंने क्या किया था, पुलिस विभाग की भी स्थापना इन्होंने की थी, पुलिस विभाग की। इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, ठीक है। हम हिस्ट्री का जीएस रिवीजन करेंगे तो हम उसमें कर लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली कौन थी बताइए, पहली महिला कौन थी, कहाँ की थी वो, भारतीय थी या फिर ब्रिटिश थी या फिर फ्रेंच थी या फिर अमेरिकी थी, बताइए कौन थी। आंसर करेंगे इसका, क्या वो एक फ्रेंच थी या फिर भारतीय थी या फिर एक ब्रिटिश थी या फिर एक अमेरिकी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिकी थी, जिनका नाम क्या था, एडरेल करके था कुछ, है ना। आंसर करेंगे बताइए, नाम इनका क्या था, इनका नाम क्या था, जिन्होंने आरती साहा नहीं भाई, आरती साहा तो भारतीय हैं, अमेरिकी थोड़ी है आरती साहा। अगर भारतीय महिला की बात की जाएगी तब आरती साहा नाम आएगा, ठीक है। ये एक अमेरिकन महिला है और इनका नाम क्या था, एड्रेनेल करके थी, है ना, आपको याद रखना है, एड्रेनेल करके थी। अगर भारतीय पूछेगा तो भारतीय महिला, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला अगर आपसे पूछता है तब कौन सा आंसर होगा आपका, तब आंसर हो जाएगा आपका आरती साहा, ठीक है, आरती साहा। इन्होंने कब किया था, तो ये 1926 में, 1926 में इन्होंने पहली बार इंग्लिश चैनल को तैर करके पार किया था, ठीक है। कब किया था, 1926 ईस्वी में इन्होंने पहली बार इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया था, जो कि एक अमेरिकी महिला थी। और अगर भारत की बात की जाए तो भारतीय महिला कौन सी थी, तो आरती साहा थी, ठीक।
ओके, आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? आंसर क्या होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? पहला है आपका आशा पूर्णा देवी, जी शंकर कुरूप, अमृता प्रीतम, उमा शंकर जोशी। आंसर क्या होगा इसका? तो जी शंकर कुरूप। ठीक है, जी शंकर कुरूप हो जाएगा। अगर पहली महिला की बात की जाएगी तो कौन हो जाएंगी? पहली महिला की बात की जाएगी तो कौन हो जाएंगी बताइए? पहली महिला की बात की जाएगी तो कौन होंगी? हाँ, जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। ठीक है, जी शंकर। अवनी राव कह रहे हैं आई डोंट नो, आपको पता नहीं है तो आप पढ़ो, है ना? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। आई डोंट नो कह रहे हैं आप, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप इसलिए तो हम पढ़ा रहे हैं ना, आप पढ़ोगे। हाँ, अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी राइट आंसर है। किसका स्वागत का राइट आंसर है अन्नपूर्णा देवी। पहली बार किसे दिया गया था? अन्नपूर्णा देवी को दिया गया था 1976 में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार महिला को अगर किसे दिया गया था तो अन्नपूर्णा देवी को, और पहली बार जो प्रथम विजेता थे इसके वो जी शंकर कुरूप थे, जिन्हें मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। मलयालम भाषा के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर कमेंट करके फटाफट से बताएंगे। हाँ, अच्छा, चलो चलो ठीक है, राइट आंसर इसका मिल गया ना आपको, जी शंकर कुरूप। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी महाद्वीप से यूएनओ के प्रथम सचिव कौन है? फटाफट से आंसर करेंगे। यूएनओ के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेंगे, इसकी स्थापना कब हुई है, इसमें कितने अंग हैं, है ना? टाइम नहीं है, टाइम अब हमारा थोड़ा सा हो चुका है। चलो ठीक है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीकी महाद्वीप से यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? प्रथम महासचिव कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे, या फिर कार्ट वाल्डहाइन थे, बुट्रोस घाली थे, या फिर डैग हेम्सजाल्ड थे? बताइए, आंसर इसका हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। यूएनओ के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई है? 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पे है। इसके कुल अंग कितने हैं? इसके कुल 6 अंग हैं। ठीक है, 6 अंग हैं। इसमें से एक अंग इसका वर्तमान में एक्टिव नहीं है, सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर रहा है, जो कि प्रान्यास परिषद है। ठीक है, प्रान्यास परिषद है जो कि अभी एक्टिव रूप से काम नहीं कर रहा है। किसी दिन हम ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे तो अच्छे से यूएनओ डिस्कस करेंगे। यूएनओ से अमूमन क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में। कमेंट चलो भाई, ये क्या है? आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको होमवर्क करके आना है इसे। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है इसका। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में कमेंट करना है। क्लास कैसी लगी आप एक बार कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आज डिस्टर्बेंस रहा है, पूरा प्रयास रहेगा, वी विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। ठीक है, कल बहुत अच्छे से ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा जो इशू चल रहा है, ये एक तो ग्रामेटिकल एरर का, सेकंड ये जो है ना पीपीटी है उसको थोड़ा सा खींचने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है हमें, बोर्ड पे वो अच्छे से दिख नहीं रहा है, वो वाली प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी क्लास कैसी लगी आपको, है ना? सब बढ़िया रहा? समझ में आ रही हैं चीज़ें, नहीं आ रही हैं, सारी चीज़ें आप हमें बताएंगे। क्या चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं वो भी बताएंगे, और सेशन को शेयर करेंगे। ठीक है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अभी आपने चलो ठीक है स्टार्टिंग में शेयर कर दिया होगा तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया होगा ना तो अभी आप सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक, ओके। तो क्लास बढ़िया लगी ना? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल जो है अपने अगले सेशन में, और कल वही करंट अफेयर और स्टैटिक का क्वेश्चन रहेगा आपको। ठीक, अच्छे से तैयार करके आना है आप लोगों को। थैंक यू सो मच।